टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस एंड गार। सर 4 टर्म्स आती हैं आपने अपने सामने। टैक्स मैनेजमेंट सर, टाइमली कंप्लायंस ऑफ लॉ। सर टीडीएस को टाइम पे जमा करवाना ताकि इंटरेस्ट ना लगे, एडवांस टैक्स टाइम पे जमा करवाना ताकि इंटरेस्ट ना लगे, रिटर्न को टाइम पे फाइल करना ताकि लेट फीस ना लगे। सर टाइमली कंप्लायंस ताकि आप अपने लॉ की कंप्लायंस को बचा सको। कभी भी टाइमली कंप्लायंस ऑफ लॉ निकले आपको टैक्स मैनेजमेंट मानना है, इसके आगे कुछ भी नहीं इस टर्म में। नेक्स्ट पॉइंट टैक्स प्लानिंग। लॉ की चार दीवारी के अंदर रह के सर लेजिटिमेट डिडक्शंस, लेजिटिमेट एग्जेम्पशंस, लेजिटिमेट टैक्स रिजीम सिलेक्ट करके अपनी टैक्स बेनिफिट को लेना, टैक्स कंप्लायंस को सबसे कम करना, सर इसको बोला जाता है टैक्स प्लानिंग। लॉ के अंदर है, लॉ अलाउ कर रहा है सर, 80C वाले डिडक्शंस लॉ अलाउ करता था, एग्जेम्पशन सेक्शन 54 लॉ अलाउ करता है। सर कौन सी रेजिम ऑप्ट करनी है अपने को, 115 बीएसी रेगुलर रेजिम जिसमें कम टैक्स भरे। सर आप चार दीवारी के अंदर रह के अपनी टैक्स प्लान करते हो, इसको बोला जाता है टैक्स प्लानिंग। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है इसमें। तीसरा सर एक होता है चार दीवारी यानी सर लेजिटिमेट, लेजिटिमेट डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, सर रेजिम्स ऑप्ट करना। सर एक होता है सर इवेजन, जितने भी कैश के खर्चे हैं उड़ा दिए बुक्स से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आने नहीं दिए। या यूं बोलूं सर कैश की रिसीट्स हैं आपने बुक्स ऑफ अकाउंट से उड़ा दी, जबरदस्ती कैश के खर्चे डाले जा रहे हो आप। तो खर्चा पता है डिसअलाउ होना चाहिए लेकिन फिर भी अलाउ करवा रहे हो, ये सोचिए जब डिपार्टमेंट पकड़ेगा तब पकड़ेगा। तो ऐसे कोई भी चीजें आप कर रहे हो ना, ऐसे कोई भी चीजें आप कर रहे हो ना जो कि लॉ अलाउ ही नहीं करता, लॉ अलाउ ही नहीं करता, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है इवेजन, ऑलरेडी डिसअलाउड बाय लॉ, डिसअलाउड बाय लॉ। तो इसको बोला जाता है इवेजन, कैश टैक्स इवेजन बोलते हैं इसको। सर एक बहुत पतली दीवार होती है सर टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन में। लॉ की चार दीवारी में रह के टैक्स बचाना, लॉ को तोड़ के टैक्स बचाना, इन दोनों की एक बहुत पतली दीवार होती है जो होता है अवॉइडेंस। बोलता है सर लॉ की चार दीवारी में रह के आप लॉ को टर्म अगर रीड कर रहे हो ना तो टैक्स बच रहा है, लेकिन अगर लॉ की स्पिरिट को पकड़ रहे हो ना टैक्स इवेड हो रहा है, सर इसको बोला जाता है टैक्स अवॉइडेंस, अवॉइडेंस। यानी सर लॉ को रीड तो सही तरीके से कर रहे हैं लेकिन लॉ के ड्राफ्टिंग एरर्स को ढूंढ के उसको तोड़ मरोड़ के यूज करना अपने आप में टैक्स अवॉइडेंस होता है। लॉ के ड्राफ्टिंग एरर्स को ढूंढ के तोड़ना मरोड़ना एंड उसको यूज करना अपने टैक्स बेनिफिट के लिए, उसको टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। सर सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल था वोडाफोन का केस लॉ। सर ये था अपना हचसन एसआर, इसकी पेरेंट कंपनी कौन, सीजीपी मॉरिशियस, इसकी पेरेंट कंपनी कौन, एचटीआईएल, इसकी सेलिंग बाइंग पार्टी कौन, वोडाफोन। सर इंडिया के टैक्स लॉस क्या कहते थे, डायरेक्ट ट्रांसफर विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। सर इंडिया के टैक्स लॉस सर कभी भी इनडायरेक्ट ट्रांसफर को इंडिया में टैक्सेबल नहीं करवाते थे। इंडिया के टैक्स लॉस कभी भी इनडायरेक्ट ट्रांसफर को इंडिया में टैक्सेबल नहीं करवाते थे। इस ड्राफ्टिंग एरर का फायदा उठाया इन दोनों ने। अगर ये लोग स्पिरिट में रीड करते प्रोविजन को, अगर ये लोग स्पिरिट में रीड करते ना प्रोविजन को तो देख के समझ में आता कि सीजीपी भी इंडिया में ही लोकेटेड है। स्पिरिट में रीड करते ना तो अल्टीमेटली सीजीपी भी इंडियन आइडेंटिटी मानी जाती, लेकिन उन्होंने क्या किया, ड्राफ्टिंग एरर्स को मिसयूज किया और मिसयूज करके सर टैक्स अवॉइडेंस करने की कोशिश की। सर लॉ ने मना नहीं किया था ऐसा करने के लिए, लॉ ने इनडायरेक्ट ट्रांसफर का कोई भी प्रावधान नहीं डाला था इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में कोई ऐसा था ही नहीं ऐसा लॉ टैक्स करने का कोई प्रोविजन। लेकिन सर इनकम टैक्स का स्पिरिट अगर आप देखते हैं ना तो ये कायदे से इंडिया में टैक्स लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीजीपी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो एक शेल कंपनी है, ये तो इंडियन एसेट से डिराइव हो रही है अपनी वैल्यू। सर अल्टीमेटली सीजीपी का ट्रांसफर अपने आप में एचएसएन एसआर का ही ट्रांसफर है, तो कायदे से इंडिया में टैक्स लगना चाहिए। इनकम टैक्स स्पिरिट कह रही थी कि लगना चाहिए टैक्स, लेकिन जो ड्राफ्टिंग एरर्स है ना लॉ में उसको एक्सप्लॉइट किया गया। दिस वाज नथिंग बट टैक्स अवॉइडेंस। लॉ के लूपहोल्स ढूंढना इज नॉट इवेजन, लॉ के लूपहोल्स ढूंढना इज नॉट इवेजन, इट इज अवॉइडेंस। लॉ कंप्लाई ही नहीं करना इज इवेजन। मेरे को बोला कि 10,000 के ऊपर खर्चा नहीं करना, मैं अपना ऑडिट नहीं करवा रहा, सारे खर्चे 10,000 के ऊपर कर रहा हूँ, कोई ढूंढ ही नहीं सकता मेरे को, इसलिए एवेड कर रहा हूँ मैं टैक्स। मेरे पास सेल्स आ रही थी कैश में, मैंने सेल्स कैश की उड़ा दी, मैंने अपनी बुक्स में आने ही नहीं दिया कभी भी। मेरे पास परचेज हो रही थी, मैंने परचेज अपनी बढ़ा दी। सर ये सब चीजें होती है इवेजन, लेकिन अवॉइडेंस क्या होता है, सर लॉ के ड्राफ्टिंग एरर्स को मिसयूज करना। सर ये एग्जांपल अपने को हमेशा पूरा टाइम याद रखना है, एग्जांपल को पूरा टाइम याद रखना है। सर कि अगर कभी भी अपने को ड्राफ्टिंग एरर्स का मिसयूज कर रहा हूँ ना मैं टैक्स बचाने के लिए, तो उसको टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं। सर चारों टर्म्स क्लियर हो गई।
क्या चारों टर्म्स क्लियर हो गई? हाँ सर, समझ में तो आया। चारों टर्म्स समझ में तो आ गई। सर अगर चारों टर्म्स की गहराई की बात करूँ मैं, एक होता है मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट इज़ बीइंग प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट, ये प्रमोट करती है गवर्नमेंट। करो मैनेजमेंट, अच्छी बात है। टैक्स प्लानिंग सर प्रमोट करती है, सर टैक्स प्लानिंग हमेशा प्रमोट करती है सरकार, आप करो ना प्लान। अपना टैक्स कम भरो। वंस अगेन सर, ठीक है। टैक्स मैनेजमेंट एंड टाइमली कंप्लायंस ऑफ लॉ। टैक्स प्लानिंग क्या होता है? एक बार रिपीट करो। हाँ, वही कर रहा हूँ। टैक्स प्लानिंग सॉरी टैक्स मैनेजमेंट मतलब टाइमली कंप्लायंस ऑफ लॉ। टैक्स प्लानिंग मतलब लॉ की फोर कॉर्नर्स में रह के सर लेजिटिमेट डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस या फिर सर रेजीम्स को ऑप्ट करके अपना टैक्स लायबिलिटी को कम करना, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करना। दिस इज टैक्स प्लानिंग। टैक्स इवेजन सर नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ, कंप्लीटली नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ। लेकिन और सर अवॉइडेंस क्या होता है? सर यूजिंग लूप होल्स ऑफ लॉ, यूजिंग लूप होल्स, ड्राफ्टिंग एरर्स, एरर्स टू अवॉइड टैक्स। सर कानून कायदे से टैक्स लगा सकता था, लेकिन कानून में कुछ ड्राफ्टिंग एरर्स हैं, इसलिए आपने उसको एक्सप्लॉइट करके टैक्स बचाने की कोशिश की। दैट इज नथिंग बट टैक्स अवॉइडेंस। तो वो जो वोडाफोन का केस लॉ था, दैट वाज कंप्लीट एग्जांपल ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। वोडाफोन का जो केस लॉ था, दैट वाज कंप्लीट एग्जांपल ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। सर एक और एग्जांपल दे रहा हूं टैक्स अवॉइडेंस का। सर प्रोविजन कहता है, अगर ये राहुल है, ये सामान बेच रहा है फॉर एग्जाम्पल जो बाइडेन को। टैक्स इवेजन क्या होता है? टैक्स इवेजन इज नथिंग बट आपने लॉ को कंप्लाई ही नहीं किया। लॉ को कंप्लाई नहीं किया। आपको बोला गया था जो भी पैसे ले, जो भी पेमेंट्स करो 10,000 के ऊपर कैश में पेमेंट करो। आपने पेमेंट किया ही नहीं और डिसअलाउ भी नहीं किया। आपको लोन लेने से 20,000 का, आपने लोन 20,000 के ऊपर कैश में ले लिया और बताया भी नहीं। दिस इवेजन। समझ में आ रहा है? दिस इज इवेजन। प्रॉपर्टी बेच रहे हो, प्रॉपर्टी बेच रहे हो, आधा कैश में पेमेंट करो, आधा बैंक से पेमेंट करो। दिस इज इवेजन। दिस इज नॉट प्लानिंग, दिस इज इवेजन। जो बाइडेन को पेमेंट किया या सामान सेल किया, क्या जो बाइडेन मेरा चाचा लगता है? ना ना, नो रिलेटिव, नो एसोसिएट। तो सामान भेजना चाहिए कितना? 100 करोड़ में, 100 करोड़ में भेजा। इसकी आर्म्स लेंथ प्राइस कितनी है? सर 130 करोड़ की है। सर बताओ क्या ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा? राइट आंसर इज नहीं लगेगा ट्रांसफर प्राइसिंग। क्यों? क्योंकि सर एसोसिएट एंटरप्राइज ही नहीं है, एसोसिएट एंटरप्राइज ही नहीं है। लेकिन फिर भी सर सरकार को तो नुकसान हो गया ना टैक्स का। दिस इज ऑल्सो अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। कि सर आप अगर आप किसी पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो एट अ लोअर रेट, ट्रांसफर कर रहे हो एट अ लोअर रेट, ट्रांसफर अगर लोअर प्राइस पे ट्रांसफर कर रहे हो, आर्म्स लेंथ प्राइस से कम पे ट्रांसफर कर रहे हो, सर फिर ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोविजन है ही नहीं आपके लिए। सर अवॉइडेंस सही है, लॉ में इसका कोई प्रावधान नहीं है, तो इसलिए अवॉइडेंस हो रहा है। ये होगा दो क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। सर अब दिक्कत ये ना कि सरकार रोके कैसे? हाउ टू कंट्रोल दिस टैक्स अवॉइडेंस? देखो टैक्स प्लानिंग तो सरकार प्रमोट करना चाहती है, टैक्स मैनेजमेंट सरकार प्रमोट करना चाहती है, टैक्स तो इवेजन है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करती है सर? भयंकर पेनल्टी प्रोविजंस है, भयंकर प्रोसिक्यूशन प्रोविजंस है। ये सब है टैक्स इवेजन अवॉइड करने के लिए। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस के लिए क्या कर सकती है सरकार, वो अपने को समझना है। सर टीडीएस पेमेंट एवरी टाइम आफ्टर टीडीएस ड्यू डेट किया, बट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में टीडीएस पेमेंट मेड ऑन द ड्यू डेट दिखाया, तो वो टैक्स इवेजन होगा ना। यस, आपका इंटरेस्ट आपने बचाया, दैट इज टैक्स इवेजन। गलत किया, देख के समझ में आ रहा है जो आपने गलत किया ना, गलत किया है ना, वो सब इवेजन है। ठीक है। 12 लाख की टैक्स प्लानिंग हो सकती है, फिर भी हो सकती है। कोई कंपनी है, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाह रही है, कर सकती है, कभी भी कर सकती है टैक्स प्लानिंग करने के लिए। ये तो इंडिविजुअल के लिए नहीं होगी ना, बाकी बाकी लोग तो कर सकते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहे हैं टैक्स प्लानिंग करके।
व्हाट आई वाज़ सेइंग इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की अभी 2 करोड़ की इनकम है। जैसे 1 करोड़ पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना चाह रहा है, स्टिल ही कैन डू टैक्स प्लानिंग कर सकता है, अलाउड है। सर बात क्या चल रही है? अगर आपको टैक्स प्लानिंग अगर अगर सरकार को टैक्स अवॉइडेंस रोकना है, कैसे रोकेगी? सरकार को अगर टैक्स अवॉइडेंस रोकना है, कैसे रोकेगी? सरकार कुछ रूल्स ला सकती है। सरकार कुछ रूल्स ला सकती है। आई नो गिरधर, आई नो मेरा पेपर देखा हुआ है। सर, अगर टैक्स अवॉइडेंस रोकना है, तो कुछ रूल्स ला सकती है गवर्नमेंट रूल्स। सर रूल्स में कुछ स्पेसिफिक ट्रांज़ैक्शंस कवर कर सकती है कि भैया ये ट्रांज़ैक्शन किया टैक्स अवॉइडेंस मान लेंगे सर इसको डिसरिगार्ड कर देंगे। दूसरा ट्रांज़ैक्शन किया सर इसको अवॉइडेंस मान लेंगे डिसरिगार्ड कर देंगे। सर कुछ स्पेसिफिक रूल्स ला सकती है ना? सर इन स्पेसिफिक रूल्स को बोला जाता है सर सार यानी स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स। और सर एक होता है सर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। इसको बोला जाता है सर गार। इसको गार बोला जाता है। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, गार। तो सरकार एक लिमिट तक ही रूल्स ला सकती है ना कि इस ट्रांजैक्शन को अगर कर रहे हो तो हम टैक्स अवॉइडेंस मानेंगे, इस ट्रांजैक्शन को कर रहे हो हम टैक्स अवॉइडेंस मान लेंगे। सर ऐसे कितने ट्रांजैक्शन करेगी सरकार? कितने स्पेसिफिक रूल्स लाएगी? अल्टीमेटली तो लोग लॉ 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 के लूपहोल्स ढूँढते रहेंगे ना। तो सरकार एक जनरल रूल्स लेके आ गई कि सर अगर आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो या इस कैटेगरी के ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सर हम मान लेंगे कि आपने टैक्स अवॉइडेंस करने की कोशिश की है और सर आपके ऊपर टैक्स अवॉइडेंस के रूल लग जाएँगे। टैक्स अवॉइडेंस वाले रूल्स लग जाएँगे। टैक्स अवॉइडेंस आप कर रहे हो, हम इसको डिसरिगार्ड कर देंगे। सर यानी टैक्स अवॉइडेंस रोकने के 2 तरीके, या तो सार लेके आ जाओ, तो गार लेके आ जाओ। कुछ स्पेसिफिक रूल्स ला सकते हैं, कुछ जनरल रूल्स लाए जा सकते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है सर? जनरल रूल्स कौन-कौन से हैं? जनरल रूल्स कौन-कौन से हैं? स्पेसिफिक रूल्स पहले चर्चा करें कौन-कौन से होते हैं? सर प्रोविज़न कहता है देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स। सर अगर आपने किसी रिलेटेड पार्टी को पेमेंट कर रहे हो, रिलेटेड पार्टी को कोई पेमेंट करोगे सर एफएमवी के ऊपर जो भी पेमेंट करोगे सर डिसअलाउ हो जाएगा। सर दिस इज़ अ स्पेसिफिक रूल टू अवॉइड टैक्स अवॉइडेंस। तो ट्रांसफर प्राइसिंग आया हमारा, सर ये किसी एसोसिएट एंटरप्राइज को पेमेंट कर रहे हो, सर एएलपी के ऊपर पेमेंट करोगे, तो इस केस में सर आपका डिसअलाउ कर देंगे, प्राइमरी एडजस्टमेंट कर देंगे। सर दीज़ आर स्पेसिफिक रूल्स टू अवॉइड टैक्स अवॉइडेंस, स्पेसिफिक रूल्स टू प्रिवेंट टैक्स अवॉइडेंस। सर डीम्ड डिविडेंड का कांसेप्ट है सेक्शन 222 ए से लेके ई तक, एफ तक। दीज़ आर स्पेसिफिक रूल्स टू अवॉइड टैक्स अवॉइडेंस, टू प्रिवेंट टैक्स अवॉइडेंस। ये स्पेसिफिक रूल्स हैं। सर लेकिन कितने स्पेसिफिक बनाओगे? अल्टीमेटली तो रोकना पड़ेगा ना, तो कुछ जनरल रूल सरकार लेके आ गई। सरकार कहती है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। सर कहते हैं अगर कभी भी किसी भी पार्टी को एग्रीगेट बेनिफिट 3 करोड़ तक का है तो गार के रूल्स नहीं लगेंगे आपके ऊपर। जनरल एंटी अवॉइडेंस एग्रीमेंट रूल्स नहीं लगने वाले। गार के रूल्स आपके ऊपर नहीं लगेंगे। 3 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन है ना तो आपके ऊपर नहीं लगेंगे। सर अगर कभी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में प्रायर अप्रूवल के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो इनके ऊपर भी सर गार के रूल्स नॉर्मली नहीं लगने वाले। अवॉइडेंस कर भी लेंगे तो भी नहीं लगने वाले, क्योंकि हमको पैसा चाहिए इंडिया में। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा इंडिया में आना चाहिए। किसी भी तरीके से चलेगा अपने को। यहाँ पे गार नहीं लगाएँगे हम। सर कहते हैं अगर कभी भी नॉन रेसिडेंट सर ऑफशोर डेरिवेटिव्स यानी सर आईएफएससी में कोई स्टॉक एक्सचेंज जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, सर अगर डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करता है तो इस पे भी कभी गार नहीं लगाने वाले, भले कुछ भी कर ले। सर कभी भी अगर गार लगाना होगा ना, तो हम सर इनकम टैक्स या डीडीडब्ल्यू दोनों के ऊपर लगाएँगे सर। इनकम टैक्स के ऊपर भी जाएगा गार एंड सर डीडीडब्ल्यू के ऊपर भी जाएगा गार। ये बात होगी कब-कब गार लगेगा। सर गार लगेगा मतलब क्या होगा सर, जैसे भी कोई ट्रांज़ैक्शन देख के लगेगा कि ये टैक्स अवॉइडेंस के लिए बना हुआ है, उस ट्रांज़ैक्शन को डिसरिगार्ड कर लेंगे, उस पे टैक्स लगा देंगे। तो जैसे वोडाफ़ोन का केस लॉ हुआ। सर वोडाफ़ोन का केस लॉ आज की डेट में होता है ना कभी भी। सर ये सिमिलर केस होता है ना सर कोई भी, क्या कर लेंगे सरकार बोलती है उस केस में क्या कर देंगे हम गार लगा देंगे। सर हम उस ट्रांज़ैक्शन पे इंडिया में टैक्स लगा सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा ट्रांज़ैक्शन दिख रहा है ना, जिसको देख के लग रहा है कि इसने लॉ के लूपहोल्स को ढूँढने की कोशिश की है, सर हम उस पे भी टैक्स लगा सकते हैं, उस टैक्स अवॉइडेंस पे भी टैक्स लगाया जा सकता है, ऐसा गार के प्रोविजंस कहते हैं।
जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। सर कभी भी अगर आपको बार किसी के ऊपर लगाना है यानी एंटी अवॉइडेंस रूल्स लगाने हैं ना, तो उसके लिए ट्रांज़ैक्शन को सर आईएए डिक्लेयर करना पड़ता है, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट डिक्लेयर करना पड़ता है। सर ऐसा एग्रीमेंट जो हम मना कर रहे हैं, अगर कोई भी ट्रांज़ैक्शन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट बन गया ना, उसके ऊपर सर गार के रूल्स लग जाएँगे। गार के रूल्स लगना मतलब सर ट्रांज़ैक्शन टैक्स अवॉइडेंस है, ट्रांज़ैक्शन टैक्स अवॉइडेंस है यानी इसपे टैक्स लगना पड़ेगा, इंडिया में भरना पड़ेगा। किसी भी ट्रांज़ैक्शन को इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। अब सर बात आती है इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है? सेक्शन 96। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? क्या यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है? क्या यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है? डियर एंड बिलवेड स्टूडेंट्स, कोई सवाल? कि नहीं सर बस हो गया अब तो आज के लिए बहुत है इतना। नहीं सर अभी बहुत बचा है, अभी और पढ़ना है अपने को। उफ, 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 उफ। नो सर कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट बात है। सर कहता है इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट कब मानेंगे? सरकार कहता है 5 में से कोई भी एक कंडीशन है ना, प्लस टैक्स बेनिफिट इन्वॉल्व्ड है, तो हम उसको इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट मान लेंगे। सर एक-एक चीज़ के बारे में और डिटेलिंग में। टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन भी डिक्लेयर हो सकता है? नहीं, ओनली टैक्स अवॉइडेंस। इवेजन तो समझ में आ जाएगा, इवेजन इज़ क्लियर। लॉ में लिखा ही नहीं हुआ मतलब इवेड कर रहे हो आप। अवॉइडेंस यानी लॉ में लिखा हुआ है, आप उसको जानबूझ के ऐसे यूज़ कर रहे हो ताकि आप अपना टैक्स बेनिफिट कर सको, इट इज़ अवॉइडेंस। इवेजन तो पता चल जाता है कि क्लियरली इवेजन है। कानून में साफ मना कर रखा है करने के लिए, आप फिर भी कर रहे हो तो इट इज़ इवेजन। बाकी बात चल रही है अभी अवॉइडेंस की। सर 5 कंडीशंस प्लस टैक्स बेनिफिट इज़ इक्वल्स टू इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, आपका अवॉइडेंस मान लिया जाएगा इसको। 5 कंडीशंस प्लस टैक्स बेनिफिट। सर कौन-सी 5 कंडीशन? सर आपने ट्रांज़ैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं किया और डिटेल में पढ़ना है इसको। आपने सर लॉ के प्रोविजंस को मिसयूज़ करने की कोशिश की है। जहाँ सरकार को लगेगा आपने मिसयूज़ किया है ना, सर प्लस टैक्स बेनिफिट आपको हो रहा है, सर आपका ट्रांज़ैक्शन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट बन जाएगा। सर आपने ट्रांज़ैक्शन ऐसे कैरी किया जो आम तौर पे कैरी नहीं करते हैं, प्लस आपको टैक्स बेनिफिट हो रहा है, सर इम्परमिसिबल बना देंगे। सर ट्रांज़ैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है या डीम्ड टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस, सर और पढ़ेंगे आगे, प्लस टैक्स बेनिफिट हो रहा है, सर इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट मान लेंगे। येस, येस, परफेक्ट, परफेक्ट। अभी भी यही पढ़ा आपने, अभी भी यही पढ़ा। सर यानी 5 कंडीशन, आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है, सर मिसयूज़ कर रहे हो आप प्रोविज़न को, सर नॉट ऑर्डिनरी कैरी आउट कर रहे हो, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है या डीम्ड टू लाइक कमर्शियल सब्सटेंस है, सर ये 5 प्लस इनमें से कोई भी प्लस टैक्स बेनिफिट हो रहा है। सर टैक्स बेनिफिट मतलब क्या? सर कहते हैं आपकी जो लायबिलिटी इनकम टैक्स है कि या तो वो कम हो रही है, या तो अवॉइड हो जा रही है, या तो अगले साल के लिए डिफर हो जा रही है। या तो सर आपकी टोटल इनकम कम हो रही है, या तो आपके लॉसेस बढ़ जा रहे हैं, या तो आपका रिफंड बढ़ जा रहा है। सर इससे होता है टैक्स बेनिफिट होना। टैक्स बेनिफिट होना मतलब सर या तो टैक्स कम हो रहा है, या तो अवॉइड हो जा रहा है, या तो आगे साल के लिए शिफ्ट हो जा रहा है। या तो सर टोटल इनकम कम हो जा रही है, या तो लॉसेस बढ़ जा रहे हैं, या तो सर आपके रिफंड बढ़ जा रहे हैं। सर ये होता है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट प्लस इन पाँचों में से कोई भी एक चीज़ होगी, हम आपका इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट मान लेंगे, ट्रांज़ैक्शन को डिसरिगार्ड कर देंगे और टैक्स लगा देंगे। सर अब बात आती है 5 कंडीशन। सर सबसे पहले होता है ट्रांज़ैक्शन नॉट डन एट आर्म्स लेंथ प्राइस। सबसे पहला केस, सर राहुल ने रेचल के साथ ट्रांज़ैक्शन किया। रेचल इज़ हिज एसोसिएटेड एंटरप्राइज़ है। अगर सर 100 करोड़ का ट्रांज़ैक्शन किया और इसकी आर्म्स लेंथ प्राइस कितनी है? सर 130 करोड़ रुपए की। तो 30 करोड़ को टैक्सेबल करवाने के लिए 30 करोड़ को टैक्सेबल करवाने के लिए इनकम टैक्स में ऑलरेडी वी हैव प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोविजन है। सर क्या इस केस में ट्रांज़ैक्शन को इम्परमिसिबल मान लेंगे? राइट आंसर इज़ ना बाबा ना। सर इम्परमिसिबल तो तब मानोगे जब जनरल रूल्स लगाने हैं। यहाँ जनरल रूल्स की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे तो स्पेसिफिक रूल्स है ही ना टैक्स अवॉइडेंस के लिए। यहाँ पे बस सार के रूल्स है ना ट्रांसफर प्राइसिंग के सार वाले रूल्स है ना स्पेसिफिक रूल्स है ना ट्रांसफर प्राइसिंग वाले। तो आप सार लगा दोगे, तो क्या गार लगेगा? सर इस केस में आपका इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं बनेगा, गार नहीं लगेगा आपके ऊपर, जनरल रूल्स नहीं लगेंगे। यानी सर अगर कभी भी आप एसोसिएट एंटरप्राइज़ के साथ ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो, आपके पास स्पेसिफिक रूल्स हैं, तो सर आपके ऊपर गार नहीं लगने वाला है इस केस में। अब देखो क्या कहीं इनकम टैक्स में आप कवर हो रहे हो? आप इनकम टैक्स से किसी प्रोविज़न में कवर हो रहे हो? अगर इनकम टैक्स में पहले से ही आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, आपके ऊपर प्रोविज़न लग सकते हैं, तो सर डायरेक्टली आपके पास स्पेसिफिक रूल्स लग रहे हैं ना। अगर स्पेसिफिक रूल्स कहीं पे है ही नहीं, स्पेसिफिक रूल्स कहीं पे है ही नहीं, तो गार लगेगा आपके ऊपर।
स्पेसिफिक रूल्स कहीं पे है ही नहीं, तो आपके ऊपर गार लग सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे अपने पास स्पेसिफिक रूल्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सर अपने ऊपर गार नहीं लगेगा। यहाँ पे अपने पास स्पेसिफिक रूल्स हैं, तो जो भी स्पेसिफिक रूल्स की पेनल्टी होगी, प्राइमरी एडजस्टमेंट, सेकेंडरी एडजस्टमेंट, वो हम करवा देंगे। सर व्हाट इफ इसी ट्रांज़ैक्शन को मैंने चेंज किया? राहुल ने रेचल को सामान बेचा और रेचल एसोसिएट है ही नहीं राहुल का। रेचल इज़ नॉट एसोसिएट ऑफ राहुल। रेचल एसोसिएट ही नहीं है। अब क्या कोई स्पेसिफिक रूल्स है टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए? क्या कोई स्पेसिफिक रूल्स हैं क्या? सरकार कहती है नहीं है स्पेसिफिक रूल्स। सरकार ने कोई स्पेसिफिक रूल्स बनाए ही नहीं है। प्रोविज़न कहता है, क्या आप ट्रांज़ैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं कर रहे हैं? जी हाँ सर, मैं नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या सर मेरे को टैक्स बेनिफिट हो रहा है? हाँ सर, टैक्स बेनिफिट हो रहा है। आपके ऊपर जनरल रूल्स लगा दिए जाएँगे। आपके ऊपर सर इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट मान लिया जाएगा। सर गार लग जाएगा और सर आपको आर्म्स लेंथ प्राइस पे करना पड़ जाएगा ट्रांज़ैक्शन। दिस इज़ द फर्स्ट केस कि अगर ट्रांज़ैक्शन अगर आपने आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं किया, आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं किया, सर इस केस में क्या होगा सर आपके ऊपर गार लगा दिया जाएगा। एसोसिएट के साथ करोगे तो सार लगा देंगे, लेकिन एसोसिएट के साथ नहीं करे तो गार लगा देंगे। दिस वाज़ द फर्स्ट केस। क्या ये पॉइंट समझ में आया? सर परफेक्ट बात है। दूसरा एग्ज़ाम्पल देखो। सर दूसरा एग्ज़ाम्पल वही अपना क्लासिक वोडाफ़ोन इंडिया का के वोडाफ़ोन आइडिया वाला केस लो, वोडाफ़ोन वाला केस लो। सर मान लो अभी भी ना प्रोविजंस में कोई भी इनकम टैक्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर का प्रोविजन है ही नहीं। मान लो सर कोई भी इनडायरेक्ट ट्रांसफर का प्रोविजन है ही नहीं। ये है अपना क्या? सर ये है अपना हचसन एसआर, ये है सीजीपी मॉरिशियस, ये एचटीआईएल और सर ये है अपना वोडाफ़ोन। सर मान लो सर अभी भी कोई इनडायरेक्ट ट्रांसफर का प्रोविजन है ही नहीं। इनडायरेक्ट ट्रांसफर का प्रोविजन है ही नहीं। इनडायरेक्ट ट्रांसफर प्रोविजन अभी भी नहीं है। सरकार बोलती है आज की डेट में अगर आप कभी भी ऐसा कोई ट्रांज़ैक्शन करते हो जो कि इनडायरेक्ट ट्रांसफर में फॉल ही नहीं कर रहा। प्रोविजन कहता है सर अगर आपने सर प्रोविजन को मिसयूज़ करने की कोशिश की, भारत सरकार में नियम क्या है? ओनली डायरेक्ट ट्रांसफर पे टैक्स लगेगा। आपने इनडायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया, सर लॉ को तोड़ने की कोशिश की है, मिसयूज़ करने की कोशिश की है। सर इस केस में क्या करेंगे? देखेंगे क्या टैक्स बेनिफिट हो रहा है? यस टैक्स बेनिफिट हो रहा है, आपके ऊपर गार लगा देंगे। ओह! यानी सर आज की डेट में अगर वोडाफ़ोन का कभी भी केस लॉ होता है, ऐसा कोई ट्रांसफर होता है, जो सर इनकम टैक्स में कवर ही नहीं होता, के ऊपर गार लग जाएगा। अगर आप मिसयूज़ करने की कोशिश करते हो प्रोविज़न को, जो प्रोविज़न इनकम टैक्स में है ही नहीं, 1 सेकंड। प्रोविज़न अगर इनकम टैक्स में है ही नहीं, टैक्सेबिलिटी इसकी इनकम टैक्स में है ही नहीं और आप फिर भी इसको यूज़ करना चाहते हो ताकि आप टैक्स बेनिफिट ले सको, लेकिन स्पिरिट में तो इंडिया में टैक्स लगना चाहिए ना। प्रोविज़न कहता है सर इस केस में आपके ऊपर गार लगा देंगे। इंडिया हमने 2 चीज़ें देखी अब तक। तो पहली चीज़, अगर कभी भी आपने आर्म्स लेंथ प्राइस पे किया, आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं किया और किसी से के साथ भी कर दिया, गार लगा देंगे। दूसरा मिसयूज़ करने की कोशिश की, गार लगा देंगे। तीसरा क्या कहता है? सर ट्रांज़ैक्शन आपने एंटर किया व्हिच इज़ नॉट ऑर्डिनरीली एंटर्ड या सर बोनाफाइड पर्पज़ के लिए आपने नहीं एंटर किया। आपने बोनाफाइड पर्सन के लिए एंटर नहीं किया। सर फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल है यहाँ से। राहुल को सर यूएसए पेमेंट करना है और इंडिया यूएसए ड्यूटी वाले में लिखा हुआ है कि रॉयल्टी विल बी टैक्सेबल एट द रेट 30% और इनकम टैक्स कहता है 20%। तो कितने परसेंट से रॉयल्टी टैक्सेबल होनी चाहिए? रॉयल्टी टैक्सेबल होनी चाहिए सर 20% से, जो भी बेनिफिशियल है। सर अब मुझे पता है यूएसए वाले को रॉयल्टी देनी है, तो 20% से इंडिया में टैक्स लगेगा। सर इंडिया और सिंगापुर में क्लॉज़ चलता है कि रॉयल्टी विल बी टैक्सेबल है 10% डीटीडबल ऐसा कहता है और इनकम टैक्स कहता है 20%। सर इनकम टैक्स एक्ट में क्या हुआ मैंने बेनिफिट ले लिया। मैंने बेनिफिट ले लिया लोअर का यानी सर सिंगापुर में अगर रॉयल्टी का पेमेंट करूँगा तो 10% से टैक्स लगेगा। मैंने काम किया मैंने काम किया कि सिंगापुर में पेमेंट किया रॉयल्टी का और सर सिंगापुर से पेमेंट करवाया यूएसए में। सर इस केस में क्या हुआ? इस केस में क्या हुआ? मैं चाहता तो डायरेक्टली कर सकता था ना, लेकिन सर मैंने क्या किया? मैंने सर ऐसे ट्रांज़ैक्शन को यूज़ किया जो कि बोनाफाइड है ही नहीं। ऐसे ट्रांज़ैक्शन किया जिसमें बोनाफाइड है ही नहीं, जो बोनाफाइड है ही नहीं।
सर ऑर्डिनरीली ऐसे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता, दिस इज़ एब्नॉर्मल ट्रांज़ैक्शन। सर इस केस में मान लिया जाएगा आपने डायरेक्टली यूएसओ कर रखा है, यहाँ फिर इम्परमिसिबल मान लिया जाएगा, फिर से गार लगा दिया जाएगा और फिर से बोला जाएगा 20% से टैक्स काटना पड़ेगा आपको। ओह वाओ! सर वाओ! ऐसे तो हमने गार कभी पढ़ा ही नहीं था, ऐसे तो हमने गार पढ़ा ही नहीं था। सर वापस वही एग्ज़ाम्पल आ जाता है, लेकिन नज़रिया अलग है इस एग्ज़ाम्पल में। चौथा कहता है और पाँचवां मर्ज करके सर ऐसे कंडीशंस जहाँ पे ट्रांज़ैक्शन लैक करते हैं कमर्शियल सब्सटेंस या डीम्ड करते हैं डीम्ड टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस। उस ट्रांज़ैक्शन क्योंकि सर या तो कमर्शियल सब्सटेंस लैक कर रहे हैं या तो डीम्ड टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस कर रहे हैं। ट्रांज़ैक्शन कमर्शियल सब्सटेंस लैक कर रहे हैं या डीम्ड टू लैक कर रहे हैं कमर्शियल सब्सटेंस, सर उन ट्रांज़ैक्शंस की बात कर रहे हैं हम। पहला केस, ये कहता है वेयर लोकेशन ऑफ एसेट, ट्रांज़ैक्शन एंड प्लेस इज़ टू ऑब्टेन द टैक्स बेनिफिट। आपने लोकेशन सिर्फ इसलिए रखी सर वही वाला एग्ज़ाम्पल वापस ले लो, वही वाला एग्ज़ाम्पल वापस ले लो। सर इसी ट्रांज़ैक्शन में क्या हुआ सर लोकेशन किस लिए है? लोकेशन किस लिए है? सिर्फ और सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए। लोकेशन ऑफ द ट्रांज़ैक्शन आपने सिर्फ सिंगापुर इसलिए ली क्योंकि टैक्स बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे। या फिर सर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ इंडिया वाले हो, आपको यूएसए सर्विसेज़ चाहिए और यूएसए में पेमेंट करना है। आपने यूएसए में सर्विसेज़ नहीं देखे, यूएसए वाले को बोला कि सर एक कीमन आइलैंड्स करके कंपनी है, वहाँ कीमन आइलैंड्स करके आइलैंड है सर यहाँ कंपनी इनकॉर्पोरेट करो और यहाँ सर्विसेज़ दो क्योंकि यहाँ टैक्स रेट 0 है। तो सर यहाँ पे आपने अगर ज़बरदस्ती लोकेशन ऐसे सिलेक्ट की जिससे सिर्फ टैक्स बेनिफिट हो सके, प्रोविज़न कहता है सर अगर टैक्स बेनिफिट के लिए अगर आपने कोई लोकेशन चुनी है, डिसरिगार्ड कर देंगे, मान लिया जाएगा यूएसए में ही कर रहे हो आप, इस पे गार लगा देंगे, जो भी यूएसए के हिसाब से टैक्स रेट लगता है, यूएसए कंट्री के लिए टैक्स रेट लगेगा, वही आपके ऊपर यहाँ लगाएँगे। सर कहते हैं ऐसा ट्रांज़ैक्शन इससे कोई सिग्निफिकेंट कैश फ्लो रिस्क कुछ भी नहीं होता। जिसमें कोई भी सिग्निफिकेंट कैश फ्लो रिस्क इफेक्ट ही नहीं होता। लेकिन सर नेक्स्ट नेट बेनिफिट मिल जाता है। कोई से कैश फ्लो, कोई रिस्क कुछ भी इन्वॉल्व नहीं लेकिन फिर भी टैक्स बेनिफिट हो जाता है। सर फॉर एग्ज़ाम्पल ये है इंडिया, ये है यूएसए, ये है सिंगापुर। यूएसए ने सिंगापुर को दिया कितना? 10 करोड़ रुपीस लोन पे दिया। कितने रेट पे? एट द रेट ऑफ 1% पे। सिंगापुर ने इंडिया को लोन दिया एट द रेट ऑफ 12% पे। और इंडिया ने सिंगापुर को कितना इंडिया ने वही लोन सिंगापुर को दे दिया कितने पे? एट द रेट 12% पे। मैं यूँ बोलूँ 1% पे। ट्रांज़ैक्शन हुआ क्या समझना। पैसा यूएसए वाले का ही था, पैसा घूम फिर के यूएसए के पास ही आ गया। पैसा घूम फिर के यूएसए के पास आ गया। लेकिन सर यूएसए वाले को कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा? 1% इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा। इंडिया वाले को इंटरेस्ट पेमेंट कितना सॉरी इस यहाँ से पैसा आया, इंडिया वाले को पेमेंट कितना पड़ा? 12% इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ा। लेकिन इंडिया को मिल कितना रहा है सर? 1% सिर्फ मिल रहा है। अननेसेसरी सर पैसा आया और गया, पैसा आया और गया, पैसा आया और गया। इंडिया के केस में देखो सर 12% पैसा लेके 1% में बाँट रहे हो आप। 12% से पैसा लेके 1% बाँट रहे हो सर, क्या कैश फ्लो में फ़र्क पड़ा? नहीं सर, कोई कैश फ्लो फ़र्क नहीं पड़ा। इंडिया में कोई पैसा आया नहीं, सिंगापुर में कोई पैसा आया नहीं, यूएसए का पैसा यूएसए में ही है सिर्फ और सिर्फ। सर क्या सरकार में इसको रोकने के लिए क्या इनकम टैक्स में रोकने के लिए कोई दिक्कत है? आप लोन पे ले सकते हो पैसा 12% इज़ ओके, इट इज़ रीज़नेबल, इट इज़ एलिजिबल ले सकते हो आप। पे करोगे इंडिया वाले। सर इंडिया वाला इन्वेस्ट कर रहा है 1% पे, सर लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, पैसा आया ही नहीं इंडिया में। पैसा आके चला गया, जहाँ से आया था वहाँ चला गया, लेकिन सर इंडिया में 11% इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल गया। सर 94 बी के अंदर अलाउड है ये, 94 बी में डिसअलाउड नहीं है, 94 बी में एक लिमिट है आपको सर 30% ऑफ एबिटा मैंने सर को वही कंप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद भी सर मैंने बिना कैश फ्लो चेंज किए, बिना कुछ चेंज किए सर बेनिफिट हो गया। 7 ये वाला कॉम्प्लिकेट हो गया, इधर देखो बस सिर्फ इतना देखो, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, सिर्फ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। इंडिया को सर 12% इंटरेस्ट पेमेंट करना है और मिलेगा कितना? 1% मिलेगा। क्या इंडिया के पास कोई पैसा आया? नहीं सर, कोई पैसा नहीं आया। क्या यूएसए के पास कोई पैसा आया? नहीं सर, उसी का ही पैसा उसी के पास है।
क्या सिंगापुर के पास कोई पैसा आया? नहीं सर, कोई पैसा नहीं आया। प्रोविज़न कहता है सर ना कैश फ्लो चेंज हो रहा है, ना रिस्क और रिवॉर्ड चेंज हो रहे हैं, लेकिन टैक्स बेनिफिट मिल जा रहा है अननेसेसरी। उसी कंपनी का पैसा, उसी कंपनी का पैसा, उसी कंपनी के पास है, मल्टीपल कंट्रीज़ में है, उसी कंट्री के पास पैसा है। बस क्या हो रहा है इंडिया में, इंडिया पे 12% कर रहा है और मिल कितना रहा है, 1% मिल रहा है उसको। यानी सर कुल मिला के 11% का इंडिया में एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जा रहा है ना। 11% का ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जा रहा है ना। सर इसके लिए कहता है इंडिया में है ना प्रोविज़न, तो सर इसको इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट बोल के सर गार लगा देंगे और बोल देंगे कि सर आपने जो 12% पे ले रहे हो ना और जो 1% का पेमेंट कर रहे हो, सर 12% का डिडक्शन ही नहीं देंगे आप। इंडिया वाले के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, 12% पे करना है, 1% मिल रहा है, भाई क्यों? देख के समझ में आ रहा है कि आपने प्लेस ऐसी चुनी है ट्रांज़ैक्शन की या कोई रिस्क और रिवॉर्ड नहीं हो रहा। येस, कंप्लायंस दिखा के बेवकूफ़ बना रहा है डिपार्टमेंट को, येस। सरकार भी यही बोल रही है कि हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करोगे, हम ऐसे पकड़ लेंगे। यानी सर कोई रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, सिर्फ कैश फ्लो कुछ आ नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ टैक्स बेनिफिट हो रहा है। इस ट्रांज़ैक्शन को क्या बोलेंगे? इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट बोल के इसको भी डिसरिगार्ड कर देंगे। तीसरा, सर राउंड ट्रिपिंग ऑफ ट्रांज़ैक्शंस। सर राउंड ट्रिपिंग ऑफ ट्रांज़ैक्शंस क्या होता है समझना है इसको। सर ये है इंडिया। सर इंडिया वाला रॉयल्टी पे कर रहा है सिंगापुर को, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ और सॉरी रॉयल्टी पे कर रहा है सिंगापुर को। सर क्योंकि 10% रॉयल्टी यहाँ पे रेट है। यूएसए को ना देके आप डायरेक्टली सिंगापुर यूएसए पे देना था आपको रॉयल्टी। एग्जांपल सेम चलता है लेकिन नज़रिया बस अलग-अलग है ताकि किसी और नज़रिए से आप बेवकूफ नहीं बना पाओ डिपार्टमेंट को। सर यहाँ पे रॉयल्टी पेमेंट हो रहा है 5%, कुल मिला के सर टैक्स पेमेंट हो रहा है 15%, लेकिन अगर इंडिया पे का तो 20% में जाता। सर आपने ट्रांज़ैक्शन सीधा ना करके सर राउंड ट्रिप कर दिया। ट्रांज़ैक्शन को ज़बरदस्ती घुमाने की कोशिश करो ताकि बेनिफिट हो सके डिपार्टमेंट का, तो भी डिसरिगार्ड कर देंगे और सर इसको भी क्या बोलेंगे? परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सर अकोमोडेटिंग पार्टी का बेनिफिट लेना। सर सेम वही एग्ज़ाम्पल मैं रिपीट करूँगा, सेम वही एग्ज़ाम्पल मैं रिपीट करूँगा। तो इधर देखना, राहुल है, सर ये रेचल है। रेचल इज़ माय एसोसिएट एंटरप्राइज़। सर रेचल अगर मेरे को कभी पैसे देगी, तो सर 94 बी के प्रोविज़न लग जाएँगे। सर लेकिन 94 बी राउंड ट्रिपिंग यानी सिर्फ़ घुमाना, ट्रांज़ैक्शन को सिर्फ़ घुमाना, डायरेक्टली ना करके घुमाना। डायरेक्टली आप यूएसए को दे सकते हो, यूएसए को डायरेक्टली नहीं देके आप किसी पीस की पार्टी को लेके आ जा रहे हो, उससे ट्रांज़ैक्शन करो, उसको राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं। सर यहाँ क्या बोल रहा है? राहुल ने रेचल से अगर ट्रांज़ैक्शन कर सकता है, राहुल रेचल एसोसिएट एंटरप्राइज़ है, 94 भी लग जाएगा। 94 भी यानी सर आप 30% ऑफ इबिड्डा तक ही इंटरेस्ट पे कर सकते हो। लेकिन सर यहाँ पे उन्होंने ढूँढा एक लूपहोल, यहाँ लूपहोल क्या ढूँढा? सर 30% ऑफ इबिड्डा चलता है? सर चलता है। सर लेकिन ये प्रोविज़न नहीं लगता अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो किसी बैंक को। किसी बैंक को इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो तो फिर नहीं लगेगा। एक काम किया रेचल ने काम किया, रेचल ने एक बैंक बनाया। सर बैंक से पेमेंट करवाया मेरे को। रेचल ने ये ट्रांज़ैक्शन बैंक के थ्रू करवाया। सर बैंक को अगर राहुल पेमेंट कर रहा है ना, तो सर 94 बी के प्रोविज़न नहीं लगते। सर लेकिन अगर आप एसेंस में देखो तो बैंक तो रेचल का ही है ना, बैंक तो रेचल का ही है। कायदे से 94 बी वाले प्रोविज़न लगने चाहिए। प्रोविज़न कहता है सर अगर आपने किसी अकोमोडेटिंग पार्टी को चुना हुआ है ना ट्रांज़ैक्शन करने के लिए, अकोमोडेटिंग पार्टी यानी साथ की पार्टी को दे ले रखा है ना ट्रांज़ैक्शन करने के लिए, प्रोविज़न कहता है सर इसमें हम कार के प्रोविज़न लगा देंगे। अगर अकोमोडेटिंग पार्टी का बेनिफिट ले रहे हो आप, हम मान लेंगे कि सर ट्रांज़ैक्शन में कोई कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं। सर इस पे अगर टैक्स बेनिफिट हो रहा है तो हम इस पे गार लगा देंगे। हम मान लेंगे आपने रेचल को ही पेमेंट किया, 94 भी आपको कंप्लाई करना चाहिए था। सर गार लगा दिया जाएगा एंड सर आपके ट्रांज़ैक्शन को डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। सर दिक्कत ये है ऐसे क्वेश्चन पूछता ही नहीं कभी। सिलेबस में है लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछता ही नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कैसे मैं बताऊँ? सर ट्रांज़ैक्शन accommodating party for the tax benefit सर लास्ट में कहता है एलिमेंट हैविंग ऑफसेटिंग इफेक्ट्स।
सर एक ट्रांज़ैक्शन होता था क्रॉस ट्रांसफ़र, सर क्रॉस ट्रांसफ़र, राउंड ट्रिपिंग प्लीज़ रिपीट। चलो ठीक है, इसका एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देख लो। सर फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हुआ कि टीसीएस है, ठीक है? टीसीएस की मल्टीपल कंपनीज़ हैं, टीसीएस की मल्टीपल कंपनीज़ हैं, ठीक है? मल्टीपल कंपनीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ टीसीएस नहीं बोल रहा, टीसीएस नहीं टाटा सन्स की मल्टीपल कंपनीज़ हैं। सर टीसीएस है, उसके अलावा टाटा मोटर्स है, उसके अलावा उम, टाटा पावर है, एलेक्सी है। सर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी एक को सिर्फ बेनिफिट चाहिए लॉस का, किसी एक को बेनिफिट चाहिए लॉस का, किसी एक को लॉस चाहिए मान लो, लॉस क्लेम करना है। मैंने क्या किया सर किसी ही अपनी ग्रुप की एंटिटी का शेयर्स खरीद लिए, लो वैल्यू पे खरीद सॉरी लो वैल्यू सॉरी हाई वैल्यू पे खरीदे और सर किसी दूसरी ग्रुप एंटिटी को लो वैल्यू बेच दिए, सेल कर दिए। या फ्री में सेल कर दिया सर, फ्री में सेल कर दिया। सर आपस में सारे के सारे सब्सिडीज़ ही हैं सारी की सारी। तो कोई भी ऐसी सिक्योरिटीज़ मैंने खरीदी, हाई वैल्यू पे खरीदी, लो वैल्यू पे बेच दी। ज़बरदस्ती मैं लॉस क्लेम करना चाह रहा हूँ। आपस में ही ट्रांज़ैक्शन, आपस में शेयर्स का लेन-देन कर रहा हूँ। आपस में राउंड ट्रिपिंग एज़ इन घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रांज़ैक्शन को ताकि बेनिफिट ले सकूँ। घर के अंदर ही अंदर ऐसा ट्रांज़ैक्शन कर रहा हूँ। पेरेंट सब्सिडरी में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, सब्सिडरी से दूसरी सब्सिडरी में कर रहा हूँ। फिर उससे वापस पेरेंट को ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। किसी को लो वैल्यू पे कर रहा हूँ, किसी पे हाई वैल्यू पे कर रहा हूँ। जो टैक्स बेनिफिट हो रहा है ना आपस में ट्रांसफ़र करने के कारण, जो टैक्स बेनिफिट आप एक-दूसरे को दे रहे हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल सब्सिडरी ज़्यादा प्रॉफिट पे है, सब्सिडी ज़्यादा प्रॉफिट पे है, मैंने उसको लॉस बुक करवा दिया इससे। उसकी सब्सिडी प्रॉफिट में है सर, उसको लॉस बुक करवा दिया। मैं लॉस में हूँ सर, मेरे को प्रॉफिट बुक करवा दिया सर, आपने प्रॉफिट एडजस्टमेंट करवा दिया सरचार्ज वगैरह बचाने के लिए। सर राउंड ट्रिपिंग यानी ऐसे ट्रांज़ैक्शन को आप मूव कर रहे हो कि जिसमें एसेंस कुछ है ही नहीं ट्रांज़ैक्शन का, लेकिन आप एक-दूसरे को टैक्स बेनिफिट दे दे रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड राउंड ट्रिपिंग। सब्सिडी के अंदर ही अंदर सर आपस से अंदर ही अंदर सर ट्रांज़ैक्शन चले जा रहे हैं। एक-दूसरे को शेयर्स बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। जिसका प्रॉफिट है उसका ऑफसेट करने के लिए बेनिफिट लेते जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा इससे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लेने के लिए सर बिज़नेस इनकम से एडजस्ट कर लेंगे वो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो फिर एडजस्ट नहीं होता। तो कोई और अगर उन्होंने ऐसा बेनिफिट किया, कोई अगर वो अगर कोई एसेट डेप्रिशिएबल एसेट वगैरह सेल कर रहे हैं, काइंड ऑफ। तो सर अंदर ही अंदर आप ऐसे ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो ना, अंदर ही अंदर ऐसे ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो ना, जिससे आपको बेनिफिट मिलता जाए। अपनी एंटिटीज़ अलग-अलग देशों में आप बना रहे हो ताकि टैक्स बेनिफिट ले सको। तो एक होता है क्रॉस सेलिंग, क्रॉस गिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये राहुल है। तो अगर ये राहुल प्राइवेट लिमिटेड है, ये रेचल इंक है, रेचल इंक है। सर रेचल राहुल को लोन नहीं दे रही, रेचल राहुल को लोन नहीं दे रही, रेचल राहुल को लोन नहीं दे रही। रेचल लोन का पॉइंट ही हटा दो, रेचल पॉइंट ही हटा दो। सर रेचल राहुल आपस में एसोसिएट एंटरप्राइजेज़ हैं। सर मैं परचेज़ सेल किससे कर रहा हूँ? रेचल से नहीं कर रहा सर, रेचल की किसी सब्सिडरी से कर रहा हूँ। रेचल की सब्सिडरी से कर रहा हूँ। तो सर बाकी ट्रांज़ैक्शन सर अपनी सब्सिडरी से कर रहा हूँ रेचल के साथ। दोनों एक-दूसरे को टैक्स बेनिफिट दिए जा रहे हैं। मेरे को खुद जो रेचल से ट्रांज़ैक्शन करना चाहिए, मैं रेचल से नहीं करके रेचल की सब्सिडरी से कर रहा हूँ। तो क्योंकि वो मेरी एसोसिएट नहीं बनेगी। 26% वो मेरे में होल्ड करती है और ये किसी और में होल्ड करती है किसी और एंटिटी में। 26% से भी कम होल्ड करती है मान लो किसी में। तो इस केस में जो बेनिफिट हो रहा है ना, वो रेचल के हाथ में क्लब कराया जाएगा सर, क्लबिंग प्रोविज़न यहाँ पे भी लग जाएँगे। रेचल के हाथ में क्लब कराया जो भी बेनिफिट मैं सब्सिडी को दे रहा हूँ ना, आर्म्स लेंथ प्राइस पे होने चाहिए। यहाँ पे गार वाले प्रोविज़न्स कारण आर्म्स लेंथ प्राइस पे करना पड़ जाएगा मेरे को।
प्रोविज़न कहता है जो क्रॉस ट्रांसफ़र है ना, अगर क्रॉस ट्रांसफ़र से अगर आप कोई बेनिफिट करने की कोशिश कर रहे हो ना एक-दूसरे को, क्रॉस ट्रांसफ़र्स के थ्रू अगर आप बेनिफिट करने की कोशिश कर रहे हो ना, आप खुद डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो उस उसी एंटिटी को, उसकी सब्सिडियरी के साथ डील कर रहे हो। या वो भी आपसे डील नहीं कर रही है, आपकी सब्सिडियरी से डील कर रही है। इस केस में ना जो भी बेनिफिट्स है ना आपके हाथ में टैक्सेबल करवा दिए जाएँगे। सर कैसे? सर इम्परमिसिबल बोल के आपके हाथ में गार लगा के आपके हाथ में टैक्सेबल करवा दिए जाएँगे जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं। एग्ज़ाम्पल सर फॉर एग्ज़ाम्पल सर रेचल ने मेरे को हाई प्राइस पे लगभग 12% पे इंटरेस्ट दे दिया। मेरी सब्सिडी को 12% पे इंटरेस्ट दे दिया। लोन दे दिया और मैंने इसके नाम पे फॉर एग्ज़ाम्पल 20% पे इंटरेस्ट 12% पे यहाँ पे लोन दे दिया। दोनों को इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता जा रहा है बस। कुछ नहीं हुआ सर मैं रेचल को देता, तो उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविज़न लग जाते। 94 बी के प्रोविज़न लग जाते। मैंने क्या किया उसकी सब्सिडी को दे दिया, उसने मेरी सब्सिडी को दे दिया। 94 बी के प्रोविज़न भी नहीं लग रहे। दोनों को इंटरेस्ट का डिडक्शन भी मिल जा रहा है। सर कोई कैश फ्लो भी नहीं हुआ, मेरा ही पैसा वापस घूम फिर के मेरे पास आ गया, बस डिडक्शन मिलता जा रहा है पैसे का। दैट इज़ हाउ थिंग्स विल अगर कभी भी कैंसलिंग इफ़ेक्ट है ना, ये ऑफसेटिंग इफ़ेक्ट है किसी भी ट्रांज़ैक्शन में, सर क्रॉस ट्रांसफर वगैरह हो रहा है। ऑफसेटिंग इफ़ेक्ट है, कैंसलिंग इफ़ेक्ट है, सर उसपे भी हम इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट बोल सकते हैं, उसपे भी गार लगा सकते हैं। मैंने बोला अगर कभी भी ये ट्रांज़ैक्शन किस पीरियड में कर रहे हो सर 1 साल के अंदर कर रहे हो, 10 साल के अंदर कर रहे हो सर पीरियड इर्रेलेवेंट है। टाइम ऑफ अरेंजमेंट सर ईयर के एंड में कर रहे हो, ईयर के स्टार्टिंग में कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर पेमेंट ऑफ टैक्सेस सर किस देश में पेमेंट ऑफ टैक्सेस कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी देश में टैक्स पेमेंट कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो सर फ़र्क नहीं पड़ता। सर अगर बेनिफिट हो रहा है ना, तो फिर भी गार लगाएँगे। सर कहते हैं अगर आपको एग्ज़िट रूट मिला किसी प्लानिंग में, किसी अरेंजमेंट में अगर एग्ज़िट रूट मिल रहा है, नहीं मिल रहा सर वो भी सब इर्रेलेवेंट है। अगर कमर्शियल सब्सटेंस लैक करता है तो ये सब चीज़ें हम इग्नोर कर देंगे। पेमेंट ऑफ टैक्सेस है कि नहीं है, एग्ज़िट रूट है कि नहीं है, सब डिसरिगार्ड कर देंगे अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है ट्रांज़ैक्शन में तो। सर कभी भी अगर इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट बोल रहे हैं ना किसी को, ध्यान देना सर हम कभी भी अगर अगर आपने बोला कि मैंने इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हम चाहें तो उसको डेट मान सकते हैं। अगर डेट बोल रहे हो, हम उसको इक्विटी मान सकते हैं, डिपार्टमेंट उसको इक्विटी मान सकता है। सर अगर कभी भी कोई कैपिटल रिसीट हो रही है आपको, हम उसको रेवेन्यू मान सकते हैं। रेवेन्यू हो सकता है उसको कैपिटल मान सकते हैं। सर कोई भी एक्सपेंडिचर है ना, हम उसको डिडक्शन बोल सकते हैं। कोई एक्सपेंडिचर उसको हम रिलीफ बोल सकते हैं, कोई एक्सपेंडिचर हम उसको रिबेट बोल सकते हैं। सर इसको रिकैरेक्टराइज़ कर सकते हैं आपस में। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्वोकिंग गार सर इन्वोक गार कब होगा? सर आपको जो भी टैक्स बेनिफिट हुआ ना उसको डिनाई कर दिया जाएगा। प्लस कह देंगे हम सारा जो ट्रांज़ैक्शन आपने एंटर किया ना सर घुमा-फिरा के ट्रांज़ैक्शन किया ना, सर इसको डिसरिगार्ड कर देंगे। सर कहता है जो भी अकोमोडेटिंग पार्टीज़ है ना सर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यहाँ बैंक बना रखा था, रजिस्टर के साथ ट्रांज़ैक्शन करने के लिए सर इस बैंक को एक सेम मान लेंगे। सर जितनी भी कनेक्टेड पार्टीज़ है ना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने राहुल ने यहाँ से मॉरिशियस से ट्रांज़ैक्शन किया, सिंगापुर में सर मान लिया जाएगा ये सब ट्रांज़ैक्शन एक ही है, आपने डायरेक्टली यूएसए कर रखा है। सर पूरे ट्रांज़ैक्शन को डिसरिगार्ड कर देंगे, उसके अलावा सर सारी की सारी कोऑर्डिनेटिंग पार्टीज़ को एक मान लेंगे, सारी की सारी कनेक्टेड पार्टीज़ को एक मान लेंगे और लास्ट में कहता है, सर ऐसा मान लेंगे कभी एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था आपके बीच में। सर एज़ इफ आपने कभी एग्रीमेंट एंटर नहीं किया, डायरेक्ट ट्रांसफर बस हो रहा है, उस पे जो टैक्स भरना चाहिए था वो आपको भरना पड़ जाएगा। ये आर द कॉन्सिक्वेंस दीज़ आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कार। विद दैट आपका ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है। दिस वाज़ ऑल अबाउट जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। एक बार नज़र घुमाओ क्या बात चल रही है देखना। तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स कैसे लगते हैं? सर आपको देखना पड़ेगा क्या ट्रांज़ैक्शन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। सर कब लगेगा सर जब बेनिफिट सब मिला के अक्रॉस बेनिफिट अक्रॉस 3 सीआर से ज़्यादा के होंगे। असेसमेंट ईयर 16-17 के बाद से होगा। सर उसके अलावा इन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या बोलेंगे? तो कहते हैं 5 चीज़ें प्लस टैक्स बेनिफिट। 5 चीज़ें कौन-कौन सी होती थी? तो सबसे पहले सर एसोसिएट से अगर आपने आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं किया तो, प्लस मिसयूज़ किया तो, उसके अलावा सर लोकेशन रेलेवेंट नहीं है। लोकेशन था आई डोंट रिमेंबर लोकेशन वाला था कि नहीं। सर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, डीम्ड कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, सर दोनों नहीं है। ये वाला नहीं, तो लोकेशन था क्या थर्ड वाला? क्रॉस चेक। बोनाफाइड नहीं है, नॉट ऑर्डिनरी एंटर्ड। ट्रांज़ैक्शन बोनाफाइड नहीं है। बोनाफाइड नहीं है या नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस है। सर ट्रांज़ैक्शन कमर्शियल सब्सटेंस लैक करता है सर ये इसका मतलब क्या होता है? सर लोकेशन ऑफ एसेट रेलेवेंट नहीं है। लोकेशन ऑफ एसेट आपने जानबूझ के ऐसे चुनी जिससे टैक्स बेनिफिट हो। दूसरा सर आपने राउंड ट्रिपिंग करने की कोशिश की। तीसरा सर कैश फ्लो कुछ चेंज नहीं हो रहा। रिस्क रिवॉर्ड कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, कम हो रहा है।
इसका सर ऑफसेटिंग इफेक्ट है ट्रांजैक्शन में, बस आपने अकोमोडेटिंग पार्टी को इन्वॉल्व कर रखा है। सर इन 5 केसेस में हम बोलेंगे डीम्ड टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस है। ठीक है? दिस वाज़ ऑल अबाउट योर प्रोविजंस ऑफ another technical chapter, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये मानसिकता अभी की कर पाएँगे हम? हो पाएगा? मैं डाल दूँगा इसको। इसका एक बहुत ही क्रिस्प वीडियो बना के डाल दूँगा। रिवीजन आई विल टेक ऑन गार। इसी का एक बहुत सुंदर सा क्रिस्प सा वीडियो आपको बना के यूट्यूब पे दे दूँगा मैं। ज़रूरत पड़ेगी ये वाला डाल देंगे। नॉट एन इश्यू। है मानसिकता गार अभी सेट ऑफ पढ़ने की। सर इन इवनिंग्स सर शाम को मुझे बताओ। ठीक है, आप बोल रहे हो शाम को डन मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अभी शाम को अपने को पढ़ना है पेनल्टीज़ व्हिच विल नियरली टेक एन ऑवर 1 घंटा लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर हमारी स्पीड धीरे रही तो इसका 1.25 आवर्स भी लग सकते हैं 75 मिनट्स। फिर अपने को पढ़ना है बेप्स, एमटीसी, टैक्स ट्रीटीज व्हिच विल नियरली टेक 2 आवर्स 2 आवर्स से कम में नहीं होता ये दोनों तीनों चैप्टर्स नहीं होते कभी भी 2 घंटे से। हमने 3.25 आवर्स बुक हैं प्लस अपने को सर 30 से 35 मिनट्स लगने वाले हैं नियरली सर असेसमेंट का एग्जांपल लेने में। मैं इसको कट शॉर्ट करके 15 मिनट तक आ सकता हूँ इससे कम में नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद सर 10 से 15 मिनट मेरे को एग्जाम के बारे में बात करनी है तो अपना 3.5 आवर्स बुक है। 3.5 आवर्स बुक है। कैसे करें बताओ? मैं थका नहीं अब तक बोल बोल के आप कैसे थक गए सुनते सुनते? मैं थका नहीं हूँ बोलते बोलते। नींद आएगी पेनल्टीज के बाद सेट ऑफ करवा लेना। सर्च असेसमेंट वाला एग्जांपल लेना था ना अपना, शाम को लेना है ना वो। अभी नहीं दिमाग काम करेगा, अभी सेट ऑफ में काम नहीं कर रहा, सर्च असेसमेंट में करेगा दिमाग काम। सेट ऑफ तो बहुत आसान चैप्टर है। तो भाई साहब गार के 1-2 क्वेश्चन ले लो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। पहला ही क्वेश्चन। पानी पी लो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्या 4 घंटे में वापस मिलना ही है अपने को थोड़ी देर में तो। सर हाईवे ड्राइव लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अ होल्ली ओन सब्सिडरी हाईवे रोड्स इंडिया। सर हाईवे ड्राइव लिमिटेड है, इसने सब्सिडी बनाई हाईवे रोड्स इंडिया, हाईवे रोड्स लिमिटेड। इट्स मेन बिजनेस इज टू डेवलप फैसिलिटी एंड एलिजिबल फॉर डिडक्शन 80 है। ठीक है, अकॉर्डिंगली क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 है। सब्सिडी का काम क्या है सर? रोड बनाना। तो रोड बना के सर डिडक्शन क्लेम करना 80 का, सब्सिडी लेती है डिडक्शन। हाईवे रोड्स डिराइव इनकम, हाईवे रोड्स की जो इनकम है ना अदर देन इनकम फ्रॉम डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एंड डिस्क्लोजेस सच इनकम एज डेवलप। ऐसा कह रहा है हाईवे रोड्स जो है ना, हाईवे रोड्स जो है ना, जो हाईवे रोड्स हैं ये वाली सब्सिडरी है, ये रोड बनाने का काम करती है। सर रोड बनाने का काम करती है, रोड बनाने का काम करती है सर, 80 का डायरेक्शन लेती है प्लस अदर इनकम भी कमाती है। क्या कहता है इस अदर इनकम को इसने 80 के साथ मर्ज कर दिया, कहा कि ये भी हाईवे की इनकम है, इसमें मर्ज कर दिया, मर्ज करके इसमें डिडक्शन ले लिया। सर ये तो क्लियर कट टैक्स इवेजन कर रहे हैं, क्लियर कट इवेजन कर रहे हैं सर। यू आर नॉट अलाउड टू मर्ज, इनकम टैक्स में मना कर रखा है, तुम फिर भी मर्ज कर रहे हो। सर इस केस में क्या होगा? सर आप इवेजन कर रहे हो, दिस इज इवेजन नॉट अवॉइडेंस। अनलॉफुल है सर, अनलॉफुल। आपका अलग बिजनेस है, अलग रखो। लेकिन हाईवे रोड्स परचेज सप्लाईज एंड डेवलपमेंट इंफ्रा फैसिलिटी हायर प्राइस पे,
तो कह रहा है क्या इन्होंने हाईवे रोड से ना सामान खरीदा किससे? एचडीएल से और सामान खरीदा किससे? हाई इससे सस्ते में खरीदा सामान, मच लेसर प्राइस में खरीदा। अपनी पेरेंट एंटिटी सामान सस्ते में खरीद रहे हो, यानी सर अपनी पेरेंट एंटिटी का प्रॉफिट आप कम कर रहे हो और यहाँ का प्रॉफिट बढ़ा रहे हो, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है। सर याद करो वो दिन सर इसके ऊपर क्या लगता है? सर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांसफर है ये। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांज़ैक्शन है सर इसके ऊपर, वैसे ही अपने पास ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविज़न है। सर दिस इज़ नथिंग बट टैक्स अवॉइडेंस, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स अवॉइडेंस के साथ-साथ आपके पास इसके रूल्स हैं। 4 रूल्स हैं। सर कौन से? ट्रांसफर प्राइसिंग वाले रूल्स हैं। तो इस केस में ये बन जाएगा अपना टैक्स अवॉइडेंस। Avoidance tax avoidance is specifically dealt through the provisions of section 80 IA। इंटेंशन गार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे गार नहीं लगने वाला। सर सीबीडी का एक सर्कुलर है, कहीं-कहीं पे ना हो सकता है कि आपके पास स्पेसिफिक रूल्स हों, लेकिन स्टिल सरकार चाहे तो गार लगा सकती है। गार एंड सार कैन कोएग्जिस्ट, सीबीडी ने ऐसा सर्कुलर दे दिया। कि सर अगर आप चाहो स्पेसिफिक रूल्स है अपने पास, लेकिन स्पेसिफिक रूल सफिशिएंट नहीं है, सर उस केस में आपके ऊपर गार लगाया जा सकता है। आपके ऊपर सार के बाद भी गार लगाया जा सकता है।